My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या प्रासंगिकता है, क्या उसकी उपादेयता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम और रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। जैसे पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट आर द एक्सेप्टेबल फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन, अर्थात बौद्ध शिक्षा की आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं। या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, अर्थात आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन क्या क्या है। या व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम और व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपादेयता है, बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या प्रासंगिकता है। अलग अलग लैंग्वेज में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज हम सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है कि व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपादेयता है। या इसी को पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रेलेवेंसेज ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, या जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसकी वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या प्रासंगिकता है। व्हाट आर द एक्सेप्टेबल फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन, अर्थात बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या क्या ग्रहणीय तत्व हैं। या फिर व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, या आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की क्या क्या देन है। इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और साथ ही साथ उसके उपरांत बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन कर लिया है। हम सभी लोग उससे अवगत हो चुके हैं, दोनों शिक्षा प्रणालियों के बारे में जो विशेषताएं रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का भारत में मुस्लिम काल में ही लोप हो गया था। हम लोगों ने जब इसकी मेरिट पढ़ी थी, डीमेरिट पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि कुछ ऐसी कमियां थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जिसकी वजह से इसका लोप होता है। तो हमारे देश भारत में मुस्लिम काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का लगभग लोप हो चुका था। परंतु इस शिक्षा प्रणाली ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली हेतु अपने कुछ अनुकरणीय पद चिन्ह अवश्य छोड़े, अर्थात जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, इस बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी, कुछ ऐसे गुण थे, या ऐसे कुछ फैक्ट्स थे, ऐसे कुछ उसके लक्षण थे या उसकी विशेषताएं थी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही उपयोगी है, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली उन पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ी है, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए उपयोगी है, प्रासंगिक है, रिलेवेंट है।
डियर स्टूडेंट्स, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का कुछ तत्व जो है वे ऐसे हैं जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय है। अर्थात जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में से कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे तत्व या एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्सेप्टेबल है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उपयोगी है और जिसका उपयोग करके हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार ला सकते हैं। तो वे कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी से बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। अधिकांशतः वही विशेषताएं हैं जिसके पूर्व बारे में हम सभी लोगों ने पिछले कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में चर्चा किया था, जब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज यूजफुल और एक्सेप्टेबल फॉर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, दैट इज द नंबर वन इज सिंपल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अर्थात विद्यार्थियों का और अध्यापकों का सरल जीवन। हम सभी लोगों ने अध्ययन किया था कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी, वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो विद्यार्थी होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे और साथ साथ जो टीचर्स होते थे, जो अध्यापक होते थे, दोनों के जीवन के दो मुख्य आदर्श होते थे, दो आइडियल्स होते थे। वे क्या होते थे? द फर्स्ट वन इज उनकी सादगी और दूसरा है उनके श्रेष्ठ विचार। ध्यान दीजिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्रों और अध्यापकों दोनों के जीवन का एक मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? एक सादगी था और दूसरा उनके जो विचार होते थे वे श्रेष्ठ विचार होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इन आदर्शों के बावजूद जो उनके आदर्श रहे हैं, जिसको हम लोग करेंगे सादगी और श्रेष्ठ विचार, इन सादगी और श्रेष्ठ विचार के आदर्शों के बावजूद उनके लिए तपस्यापूर्ण जीवन के बजाय सुख सुविधापूर्ण जीवन को अच्छा माना जाता था। ध्यान दीजिए, सादगी की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं श्रेष्ठ विचारों की, जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए, दोनों के लिए आवश्यक था। लेकिन उनका जो जीवन था वह बहुत अधिक तपस्यापूर्ण नहीं था, बल्कि क्या था? सुख सुविधापूर्ण था, सुख सुविधा से युक्त होता था। तो जो बौद्ध काल में बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में विद्यार्थी रहते थे, जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे बौद्ध मठ, बौद्ध विहारों में, उनके पास उनका जो जीवन होता था बहुत अधिक तपस्यापूर्ण नहीं होता था, बल्कि जो भी सुख सुविधाएं उनको लिए आवश्यक होती थी, वे सारी सुख सुविधाएं उनको प्राप्त होती थी। तो बौद्ध मठों या विहारों में विद्यार्थियों को भोजन, विद्यार्थियों को वस्त्र, उनके रहने के लिए स्थान, निवास, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती थी। तो ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था, उनके कपड़े या वस्त्र की व्यवस्था, उनके रहने के लिए निवास की व्यवस्था और साथ ही साथ चिकित्सा आदि की सुविधाएं बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी, विद्यार्थियों की इस सुविधाएं मिलती थी। अब यहाँ से हम ये सीख ले सकते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए कि जो हमारा मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही प्रावधान किए जाने चाहिए। आधुनिक भारत में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के उस मध्य मार्ग का अनुसरण सर्वथा उचित प्रतीत होता है। कौन सा मध्य मार्ग? जहाँ पे हम सादगी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम श्रेष्ठ विचारों की बात कर रहे हैं, तो उन सादगी और श्रेष्ठतापूर्ण विचारों के साथ साथ विद्यार्थियों को रहने के लिए या उनके भोजन की, उनके निवास की, उनकी चिकित्सा की भी सुविधा मिलनी चाहिए। अर्थात उनके जो जीवन हो वो बहुत अधिक तपस्यापूर्ण ना हो, बल्कि जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं उन सुख सुविधाओं को विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को उपलब्ध होनी चाहिए। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए भी उपयोगी है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आधुनिक आविष्कारों से प्राप्त होने वाली सुख सुविधाओं से वंचित न करके मानवतावादी, सादगीपूर्ण जीवन और श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनुप्राणित करना चाहिए। अर्थात जो हमारे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो विद्यार्थी हैं, जो आधुनिक काल में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी हैं, उनको जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जो आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं, उन आधुनिक आविष्कारों के फलस्वरूप जो नई नई सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उन सुख सुविधाओं से विद्यार्थियों को वंचित नहीं करना चाहिए। अर्थात वे सारी सुख सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जो आधुनिक आविष्कारों से उपलब्ध हो पा रहे हैं और जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं। उन सुख सुविधाओं से वंचित न करते हुए विद्यार्थियों के अंदर
मानवतावादी गुण का विकास करना चाहिए, मानवतावादी सादगीपूर्ण जीवन पर बल देना चाहिए, विद्यार्थियों के अंदर श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को अनुप्राणित करने या श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों का विकास करने का प्रयास आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्सेप्टेबल पॉइंट है, जो ग्रहणीय तत्व है, जो एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स है, जो उपयोगिता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, वह यह है कि छात्रों के जो अधिकार की बात की जाती है, स्टूडेंट्स राइट्स की बात की जाती है, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जब छात्र को भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश की अनुमति आज्ञा मिल जाती थी, तब उसे पूर्ण स्वतंत्रता और जीवन संबंधी सभी अधिकार प्राप्त हो जाते थे। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पबज्जा संस्कार के बारे में पढ़ा था कि जो पबज्जा संस्कार है उसके उपरांत विद्यार्थियों को बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश मिल जाता था। तो जब विद्यार्थियों को बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश मिल जाता था, तब उसको विद्यार्थी के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती थी, जीवन से संबंधित सभी अधिकार उसके पास होते थे। तो छात्रों के अधिकार या स्टूडेंट्स राइट्स के मामले में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को अधिकार दिए गए थे, और वहीं से हम सीखते हुए आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा के इस तत्व को हम बहुत ही उपयोगी है, इस तत्व को हम जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ग्रहण कर सकते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा संस्थाओं से संबंधित सभी कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता और अधिकार होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब हम विद्यार्थियों के राइट्स की बात करते हैं तो विद्यार्थियों को जो उनका अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो अपनी शिक्षा संस्था है, उस शिक्षा संस्था में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सभी कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। इसका उसके पास राइट्स होना चाहिए कि वह जिस भी कार्यक्रम में या जिस भी शैक्षिक कार्यक्रम में चाहे वह पार्टिसिपेट कर सकता है। या प्रत्येक शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, वे अधिकार उनको अवश्य ही मिलने चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इस तत्व को समाविष्ट करके अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसे नहीं है जहां पे ढेर सारी समस्याएं नहीं हो, विद्यार्थियों से संबंधित या एकेडमिक से संबंधित या फिर एकेडमिक एनवायरनमेंट से संबंधित या फिर अन्य जो भी डायमेंशंस या एस्पेक्ट्स हैं शिक्षा संस्थान के, उन शिक्षा संस्थानों में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जहां पे किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स राइट्स अर्थात विद्यार्थियों के जो अधिकार हैं उनको हम अधिकार दे पाएंगे, तो जब हम उनको अधिकार देंगे तो ढेर सारी ऐसी भी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का निवारण स्वतः ही हो जाता है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इस तत्व को समाविष्ट करके अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अर्थात विद्यार्थियों के राइट्स को दे करके, विद्यार्थियों को अधिकार को प्रदान करके अनेक समस्याओं का समाधान आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल जी का। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल जी कहते हैं कि आज भारतीय विश्वविद्यालयों के समस्त उपकुलपतियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में, जिनमें प्रशासन भी शामिल है, किस सीमा तक छात्रों को सम्मिलित किया जाए और उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएं। अर्थात जो विद्यालय का प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में, उस प्रशासनिक समिति में विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। और जब हम विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हैं, उनको उनके अधिकार प्रदान करते हैं, तो अनेकों ऐसी समस्याएं हैं शैक्षणिक संस्थानों की जो अपने आप स्वयं भी समाप्त हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपयोगिता है, अगला जो रिलेवेंस है या एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स है, ग्रहणीय तत्व है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वह यह है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम वाज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। अर्थात जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली था, वह अपने समय में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इट वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। अर्थात बौद्ध काल में
विदेशों से, अन्य देशों से विद्यार्थी आकर के हमारे यहाँ अध्ययन किया करते थे। यह वही समय था जिसको हम कहते हैं कि हम कभी विश्व गुरु हुआ करते थे। तो बौद्ध काल में भारत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था, अर्थात भारत क्या था? भारत अपने आप में विश्व गुरु था। तो जो विश्व गुरु की हम लोग कल्पना आधुनिक काल में कर रहे हैं, वर्तमान काल में कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में कहा भी गया है कि हम पुनः अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उन संस्कृति, उन परंपराओं कि उन परंपराओं के आधार पर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें, विकसित करें। और चूंकि हम प्राचीन काल में विश्व गुरु थे, तो आधुनिक काल में भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो हम विश्व गुरु बनने का प्रयास करें। तो इस तरह से जैसा बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था हमारा देश भारत, उसी तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी हम अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं या पुनः विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बौद्ध काल में सुदूर देशों से आने वाले विद्यार्थी अध्ययन समाप्त करके अपने देश को लौटते थे तथा वहां दया, प्रेम, अहिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व बंधुत्व और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे। अर्थात जो विद्यार्थी हमारे यहाँ अध्ययन करने आते थे, वे जब यहाँ से लौट करके अपने देश में जाते थे तो हमारे देश की जो परंपराएं हैं, हमारे देश की जो विशेषताएं हैं, जैसे मानवता का गुण, दया, प्रेम, अहिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व बंधुत्व, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संदेश, वे विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी या फिर विश्व के अनेक देशों तक फैलाया करते थे। तो इससे हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती थी। हमारा देश भारत आज भी प्रेम, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का उपासक माना जाता है। अर्थात वर्तमान काल या आधुनिक काल में हम जो है, या हमारा देश जो भारत है, वो प्रेम, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का उपासक है। हम प्रेम को महत्व देते हैं, शांति का प्रयास करते हैं और हमेशा अहिंसा को पूज्य मानते हैं। हम अहिंसा के रास्ते पर चलने पर विश्वास करते हैं। तो इस आधार पर हम अपने देश, अपनी मातृभूमि भारत को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाकर इन सिद्धांतों का विश्व में व्यापक प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 में भी प्रयास किया जा रहा है। उसमें कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस किए गए हैं जिसकी अगर जो भी अनुशंसाएं हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उनका अनुपालन पूरी तरह से हो जाए, अक्षरशः हो जाए, तो हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल जी का। उन्होंने कहा कि शांति, अहिंसा, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत विश्व में फैलाने का कार्य भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के द्वारा आज भी किया जा सकता है। अर्थात जैसे हम प्राचीन काल में, जैसे हम बौद्ध काल में शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाते थे, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में फैलाते थे, प्रेम हम पूरे विश्व को बांटते थे, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, इस भावना का विस्तार विश्व में, हम समस्त विश्व में करते थे, तो उसी लीक पर, उसी पद चिन्हों पर आधुनिक भारत में भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के द्वारा उसी लीक पर हम आगे बढ़ सकते हैं, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला एक्सेप्टेबल फीचर है, जो अगला उपयोगिता है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वह है शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्री संगठन और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया था, तो हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली है वह क्या है, एक डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है, जनतांत्रिक संगठन है। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संस्थाएं किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त हुआ करती थी और उनका संगठन जनतंत्री आधार पर किया गया था। तो ध्यान दीजिए, एक तो जो भी शिक्षा संस्थाएं हो, क्या हो, जो बाह्य नियंत्रण है या जो भी अनुदान देने वाला है, जो दान देने वाला है, उसके नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। और दूसरा है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है, उन शैक्षणिक संस्थानों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो भी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। वह जनतंत्री आधार पर जो है आगे बढ़ना चाहिए और इसका संगठन जो है वो जनतंत्री होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में आज ऐसी सहस्त्रों शिक्षा संस्थाएं हैं जो न तो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हैं
और न ही जिनका संगठन ही लोकतंत्रात्मक है या जनतंत्रात्मक है। तो इस तरह से जो अनेकों या सहस्त्रों संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं ऐसी हैं जिस पर किसी न किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण किसी के द्वारा होता है। हो सकता है कि जो ग्रांट्स देता है, जो अनुदान देता है, जो धन लगाता है, उसका नियंत्रण हो। तो उससे हमें मुक्त होना चाहिए। आधुनिक काल में उससे ऐसे संस्थाओं को मुक्त कराने का प्रयास करने चाहिए। और साथ ही साथ जो संगठन हो किसी भी शैक्षणिक संस्थान का, उसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक और जनतंत्री संगठन में हमारा विश्वास होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों का जो संगठन हो वह भी जनतंत्री हो, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। इन संस्थाओं का स्वरूप बौद्ध शिक्षा प्रणाली के शिक्षा संस्थाओं के संगठन के अनुरूप जनतंत्री तथा बाह्य नियंत्रण से मुक्त बनाया जाना चाहिए। अर्थात जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की संस्थाएं हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो संगठन है वो क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक या जनतंत्री हो। और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, एक्सटर्नल कंट्रोल से या बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त होने चाहिए। इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है डॉक्टर आर के मुखर्जी साहब का। ही सेड दैट बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। तो ध्यान दीजिए, मुखर्जी जी साहब के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें सामूहिक जीवन पर बल दिया जाता था, विद्यार्थियों के बीच में भ्रातृत्व भावना पर बल दिया जाता था और विद्यार्थियों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज या जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता था। तो उसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी हम विद्यार्थियों के सामूहिक जीवन, विद्यार्थियों के अंदर जो है भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न करने और पूरी की पूरी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या शैक्षणिक प्रणाली है, शैक्षणिक संस्थान है, उसको हम डेमोक्रेटिक या जनतंत्रात्मक रूप से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। या वहाँ का जो संगठन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको भी हम जनतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक बना सकते हैं। अगले जो यूज है या रिलेवेंस है बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वह यह है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। अर्थात सबसे पहले जो केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था पे हुई थी वो बौद्ध काल में मानी जाती है, बौद्ध काल में होती है। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन भी किया है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रशासन गुरुओं के व्यक्तिगत हाथों में हुआ करता था। अर्थात जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, उन्हीं के हाथ में होता था किसी भी वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन। लेकिन जब हम बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यह बौद्ध संघों के केंद्रीय नियंत्रण में चला जाता है। अर्थात बौद्ध संघ जो होते थे उनका नियंत्रण होता था, उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल कंट्रोल होता था, केंद्रीय नियंत्रण होता था पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली पर। तो यह अंतर है वैदिक शिक्षा प्रणाली में और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है हमारा, उस मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी हम सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं और शिक्षा का प्रशासन जो है वो केंद्रीय नियंत्रण में हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो जो शिक्षा प्रणाली है वो केंद्रीय नियंत्रण में होना चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली का केंद्रीय नियंत्रण में होना, जिसमें अर्थात हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके कंट्रोल में हो और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो यह बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली को एक महत्वपूर्ण देन है कि पूरी का पूरी शिक्षा का प्रशासन हो केंद्रीय नियंत्रण में होना चाहिए। बौद्ध काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता था। जो केंद्रीय नियंत्रण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बौद्ध काल में जो भी शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी उसमें जो मेन प्रमुख नियंत्रण होता था वह किसका होता था, राज्य का संरक्षण प्राप्त होता था। जबकि यदि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए, आधुनिक काल को देखा जाए, तो आधुनिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य का उत्तरदायित्व हो गई है। तो राज्य का उत्तरदायित्व हो गई है, अर्थात जो हमारे स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह से बौद्ध काल में भी देखा जाए तो राज्य का संरक्षण था शिक्षा प्रदान करने में। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ करता था दैट वाज फ्री ऑफ कास्ट, अर्थात जो प्राइमरी एजुकेशन था वो क्या था, निःशुल्क हुआ करता था। लेकिन जो हायर एजुकेशन होते थे, उच्च शिक्षा जो होते थे, उच्च शिक्षा में फी लगती थी, उच्च शिक्षा में कुछ शुल्क भी लगता था। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी ऐसा ही है, वहीं से हमने इसको एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही ये देन है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए या 6 से 14 वर्ष तक के लिए के विद्यार्थियों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है। 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान, अर्थात उनको जो है बिना किसी प्रकार का कोई फीस लिए हुए उनको जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का या कराने का प्रावधान किया गया है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी ऐसा ही है, अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा है वह निःशुल्क थी, जिस तरह से बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, वैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी है। आप देखेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी जो उच्च शिक्षा हुआ करती थी उसमें शुल्क लगता था, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी जो हायर एजुकेशन उसमें शुल्क लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो रेलेवेंस है या ग्रहणीय तत्व है, एक्सेप्टेबल फीचर्स हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वह यह है कि शिक्षा का विभिन्न स्तरों में विभाजन। ध्यान दीजिए, यदि वैदिक शिक्षा प्रणाली की हम लोग बात करें तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के 2 लेवल हुआ करते थे, 2 स्तर हुआ करते थे। द फर्स्ट वन प्राइमरी एजुकेशन, द सेकेंड वन हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, यह जो कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी था। लेकिन जब बौद्ध काल आता है तो बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली को 3 स्तरों में बांटने का काम किया जाता है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा, द सेकेंड वन इज हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा, और तीसरा जो था दैट वाज मॉन्क एजुकेशन या भिक्षु शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा, इस तरह से शिक्षा प्रणाली को 3 स्तरों में विभाजित करने का प्रयास किया गया था बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की नींव पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट अनेक स्तरों में विभाजित किया गया है। आप सभी लोगों को विदित है, आप सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो स्कूल बनाए गए हैं या फिर जो कोर्स डिवाइड किया गया है, वो सबसे पहले क्या है, जो पाठचर्या है या शिक्षा प्रणाली में जो लेवल बनाए गए हैं उसमें द फर्स्ट वन इज पूर्व प्राथमिक, जिसको हम लोग आंगनवाड़ी भी कह सकते हैं, प्ले स्कूल भी कह सकते हैं, नर्सरी भी कह सकते हैं, किंडरगार्टन भी कह सकते हैं। तो पूर्व प्राथमिक, देन आता है उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा, उसके उपरांत उच्च एजुकेशन या हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन, उसके उपरांत विशिष्ट और अनेक स्तरों में विभाजित किया गया, अर्थात उसके उपरांत किसी प्रकार कोई स्पेशल शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन लेना हो, ट्रेनिंग लेना हो। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और विशिष्ट अनेक स्तरों में विभाजन करने का प्रयास किया गया है। तो यह बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण देन है। अगली जो देन है, अगला जो रिलेवेंस है दैट वाज मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर लैंग्वेज। महात्मा बुद्ध ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जो शिक्षा का माध्यम है उसके संबंध में एक स्टेटमेंट दिया था महात्मा बुद्ध ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में कहा था कि ओ भिक्षुओं, ध्यान दीजिए, ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूँ। तो अपनी भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है, अर्थात विद्यार्थी का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस भाषा में वह अध्ययन का कार्य कर सकता है। ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा बुद्ध में शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूँ, अर्थात विद्यार्थी जो है वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ऐसा प्रावधान जो है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में किया गया। तो वहाँ से सीख लेते हुए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी विद्यार्थियों को जिस शिक्षा का माध्यम है उसको मातृभाषा बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में लोक भाषा जिसको पाली या प्राकृत को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि जो वहाँ जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आज उसी आधार पर लोक भाषाओं या मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम
बनाना चाहिए था। जो जन सामान्य की भाषा है या फिर जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कहा जाता है कि विद्यार्थियों की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो किस लैंग्वेज में हो। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर लैंग्वेज या मातृभाषा हो। तो मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में। यह एक जो विशेषता है वह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। और जिस मातृभाषा को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं उसी से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है। अर्थात नई शिक्षा 2020 कहता है कि जो मातृभाषा है उसमें जो है विद्यार्थी यदि जो है सीखता है या उसमें पढ़ता है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मदर लैंग्वेज होती है तो विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के आधार पर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगली जो विशेषता है या अगला जो एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स है या ग्रहणीय तत्व है या रिलेवेंस है वह यह है कि प्रौद्योगिकी व व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो है कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी और वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी ऐसा ही प्रावधान था। लेकिन वैदिक शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा जो है अधिक बल बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कला कौशल और व्यवसायों के ऊपर दिया जाता था। तो इस तरह से कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा पर बल वैदिक शिक्षा प्रणाली में नहीं बल्कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अधिक दिया जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी कला कौशल, प्रौद्योगिकी व व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अर्थात जिस तरह से बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी उसी तरह से उसी की तर्ज पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी विद्यार्थियों को कला कौशल का, प्रौद्योगिकी का या व्यावसायिक शिक्षा अर्थात उनके अंदर किसी भी स्किल डेवलपमेंट की बात करें, आर्ट्स स्किल की बात करें या फिर वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें, आईसीटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन सब की व्यवस्था विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी करनी चाहिए, इसकी भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो यह भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण देन है कि हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कला कौशल, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दे रहे हैं। अगला जो रिलेवेंस है या अगला जो एक्सेप्टेबल फीचर्स है वह यह है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की विस्तृत पाठचर्या होती थी। जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण की बात की जाती थी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हायर एजुकेशन लेवल पे या उच्च स्तर पर अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। अर्थात ढेर सारे स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल करिकुलम, स्पेशल पेपर से स्टार्ट किए गए थे। विशिष्ट स्तर पर अनेक जो है विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम या टॉपिक या सिलेबस स्टार्ट किए गए थे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी हम उससे सीख ले सकते हैं और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी बौद्ध काल की तरह उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा की विस्तृत पाठचर्या और विशिष्टीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से सीखते हुए हम सभी लोगों को जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विस्तृत पाठचर्या या फिर उसमें स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण करने पर बल देना चाहिए, उस पर का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जो अगला एक्सेप्टेबल पॉइंट्स था दैट वाज शिक्षा की विस्तृत पाठचर्या और विशिष्टीकरण। द नेक्स्ट वन, अगला जो है दैट इज सामूहिक शिक्षा व्यवस्था। तो जो सामूहिक शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम लोग देख रहे हैं सामूहिक शिक्षा व्यवस्था, ये सामूहिक शिक्षा या शिक्षण की व्यवस्था जो होती है आधुनिक, ये जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो कक्षा होता था उस सामूहिक शिक्षण का शुभारंभ किया जाता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में कक्षा शिक्षण या सामूहिक शिक्षण का शुभारंभ
किया गया था। अर्थात सर्वप्रथम सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में ही क्लासरूम टीचिंग का कंसेप्ट आया, ग्रुप टीचिंग या सामूहिक शिक्षण का जो है कंसेप्ट आता है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी बौद्ध काल की तरह कक्षा शिक्षण या सामूहिक प्रकार का शिक्षण किया जाता है। तो जिस तरह से बौद्ध काल शिक्षा प्रणाली में सामूहिक शिक्षण होता था, उसी तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी बौद्ध काल की तरह सामूहिक शिक्षण पर बल दिया जाता है। या क्लासरूम का जो कंसेप्ट है, जो कक्षा कक्ष का कंसेप्ट है, वह भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है। द नेक्स्ट अगला जो एक्सेप्टेबल पॉइंट्स है दैट इज स्वाध्याय विधि का विकास, अर्थात विद्यार्थियों के अंदर सेल्फ लर्निंग, स्वयं से सीखना या फिर जो है स्वयं से पढ़ करके सीखना, इस पर बल दिया जाता था। स्वाध्याय विधि के विकास जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में हुआ था और उसके पीछे जो कारण था वो कारण था बड़ी बड़ी लाइब्रेरी या पुस्तकालयों का होना। तो डियर स्टूडेंट्स, बौद्ध काल में ही स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। तो सबसे पहले यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में स्वाध्याय विधि का विकास हुआ था? तो बौद्ध काल में स्वाध्याय विधि का विकास हुआ था। स्वाध्याय विधि के लिए पुस्तकों का निर्माण सर्वप्रथम बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही शुरू हुआ था। ध्यान दीजिए कि जो हम लोग लाइब्रेरी या पुस्तकालय के बारे में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, तो लाइब्रेरी या पुस्तकालय जो होते थे वो विद्यार्थियों की स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाते थे। और स्वाध्याय विधि के लिए पुस्तकालयों का निर्माण सर्वप्रथम बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही हुआ था। जो लाइब्रेरीज या पुस्तकालय का निर्माण बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही हुआ था। तो इस तरह से यह भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण देन है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पुस्तकालयों को शिक्षकों का पूरक माना जाता है। हम लोग करंट एजुकेशन सिस्टम या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो लाइब्रेरीज हैं, जो पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों को शिक्षकों का पूरक माना जाता है। यह इम्पोर्टेंस या यह महत्व दर्शाता है लाइब्रेरीज का या पुस्तकालय का, सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन का। विद्यार्थीगण पुस्तकालयों की सहायता से स्व अध्ययन के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थीगण हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वे जो है जो हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे महाविद्यालय है, चाहे स्कूल्स है, हर लेवल पर विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी है या पुस्तकालय है। तो विद्यार्थीगण पुस्तकालयों की सहायता से सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं या करते हैं। यह भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। द नेक्स्ट अगला जो एक्सेप्टेबल फीचर है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच का मधुर संबंध। हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो मधुर संबंध था वह वैदिक शिक्षा प्रणाली में अधिक था। और जो हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं तो वैदिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में नहीं, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी जो गुरु और शिष्य थे उन दोनों के बीच का जो संबंध होता था वह बड़ा ही हार्मोनियस होता था। बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों बौद्ध संघों के अनुशासन में रहा करते थे। ध्यान दीजिए, जो बौद्ध संघ का कंट्रोल होता था, बौद्ध संघ का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ शिष्य पर नहीं बल्कि गुरु या टीचर्स में भी होता था। तो बौद्ध काल में गुरु और शिष्य दोनों बौद्ध संघों के अनुशासन में रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किया करते थे। तो जो टीचर और टॉट है, जो गुरु और शिष्य की बात चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो गुरु और शिष्य जो है दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों की निष्ठा से पालन किया करते थे। तो यहाँ से भी हम सीख सकते हैं कुछ आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्यों के प्रति समर्पित होते थे, शिष्य गुरुओं के प्रति समर्पित होते थे। ध्यान दीजिए, जो टीचर है, गुरु है, वो शिष्यों के प्रति समर्पित होता था और साथ ही साथ जो शिष्य होते थे वो गुरुओं के प्रति समर्पित होते थे। तो यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जो गुरु शिष्यों की समस्याओं का समाधान करता था और शिष्य जो है गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। तो इस तरह से गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है या बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के प्रति जो संबंध होता था वह एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत होता था, एक दूसरे का वे सम्मान किया करते थे। तो गुरु और शिष्य दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता था वह बहुत ही पास होता था, बहुत ही पवित्र और मधुर संबंध
हुआ करते थे। तो गुरु और शिष्य के बीच का जो मधुर संबंध है, इन मधुर संबंधों को, इन पवित्र संबंधों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी हमें गुरु और शिष्य दोनों के बीच का जो पावनपूर्ण संबंध होता है उसको विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम यह अपेक्षा अवश्य कर सकते हैं कि बौद्ध काल की तरह शिक्षक और शिक्षार्थियों के प्रति समर्पित हों और शिक्षार्थी शिक्षकों का सम्मान करें। अर्थात जिस तरह से बौद्ध काल में जो टीचर्स होते थे वह स्टूडेंट्स के प्रति, और स्टूडेंट्स जो होते थे टीचर्स के प्रति समर्पित हुआ करते थे। तो शिक्षक शिक्षार्थियों के प्रति समर्पित हों और शिक्षार्थी शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षकों के प्रति समर्पित हों। बौद्ध काल में जो प्रचलित छात्र अध्यापक संबंधों को यदि पुनर्जीवित किया जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में या वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं डेली या दिन प्रतिदिन जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे हड़ताल, बंद, उपद्रव, अध्यापकों के साथ होने वाली अभद्रता, छात्र दंगे, इन सभी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली को यदि हम अपने में सम्मिलित करते हैं, बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली से हम यदि कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, या टीचर टॉट रिलेशनशिप या गुरु शिष्य संबंध जो थे वे मधुर संबंध हम बनाने का प्रयास यदि करते हैं तो ढेर सारी समस्याएं अपने आप में सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट होगा वो गुरु के सम्मान में, गुरु के समर्पण में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता जो है अपने संस्थान में नहीं करेगा। अगला जो एक्सेप्टेबल पॉइंट है दैट इज विद्यालयी शिक्षा का शुभारंभ। स्कूल एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे जन साधारण के लिए, तो स्कूल एजुकेशन या विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ जो होता है वो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली से ही होता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों विहारों में की गई थी। ध्यान दीजिए, जो बौद्ध मठ और विहार थे वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, इसके बारे में हम सभी लोग अवगत हैं। लेकिन इन शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पे विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ भी माना जाता है। तो यह जो है विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ था जब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में की जाती है और विद्यार्थियों के लिए सामूहिक शिक्षण किया जाता है, क्लासरूम टीचिंग या कक्षा कक्ष शिक्षण किया जाता है। तो यह विद्यालय शिक्षा का शुभारंभ माना जाता है बौद्ध काल या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। इन मठों में विहारों में बड़े बड़े शिक्षण कक्ष हुआ करते थे जिसमें छात्र एक साथ बैठ करके अपना अध्ययन का कार्य करते थे, वे पढ़ाई लिखाई करते थे। तो इस तरह से मठों और विहारों में बड़े बड़े शिक्षण कक्ष होते थे जिसमें छात्र एक साथ बैठ करके पढ़ सकते थे या अध्ययन कर सकते थे। तो इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कक्षा शिक्षण का शुभारंभ किया गया था। क्लासरूम टीचिंग या कक्षा शिक्षण का शुभारंभ जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किया गया था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी यह रिलेवेंस है, यह एक्सेप्टेबल है। अर्थात जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को बैठा करके हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं, इसकी जो आधारशिला है, जो इसकी नींव है, वो कहाँ रखी गई थी? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में रखी गई थी। बौद्ध मठों विहारों में भिन्न भिन्न कक्षाओं को भिन्न भिन्न विषय अलग अलग शिक्षक या विषय विशेषज्ञ पढ़ाते थे। ध्यान दें, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात की जा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं और जो विद्यार्थी हैं और जो शिष्य हैं, विद्यार्थी जो अपने इंटरेस्ट के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन करता है। तो भिन्न भिन्न कक्षाओं के जो भिन्न भिन्न विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग अध्यापक की आवश्यकता होती है, अलग अलग शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट या विषय विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। तो यह भी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण देन है कि बौद्ध मठों बौद्ध विहारों में जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनको जो है अलग अलग शिक्षक अलग अलग कक्षाओं या भिन्न भिन्न विषय जो है भिन्न भिन्न या अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाते थे। वे ऐसे शिक्षक होते थे जो उस विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट या विषय विशेषज्ञ हुआ करते थे। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बहु शिक्षक प्रणाली और विशेष विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण का शुभारंभ हुआ। ध्यान दीजिए, एक तो बहु शिक्षक प्रणाली अर्थात मल्टी टीचर सिस्टम जो है उसका शुभारंभ होता है। विषय विशेषज्ञ या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यह भी एक नया कंसेप्ट आता था। बहु शिक्षक प्रणाली और विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण का जो कार्य होता था यह भी जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी स्टार्ट हुआ। बौद्ध काल में ही यह प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में
बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो आधारभूत देन इस सभी मानी जाती है। जितनी भी देन या जितनी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है वो सभी जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो है वो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक आधारभूत देन है। जो अन्य देन है उसमें जो है जन शिक्षा की शुरुआत भी मानी जाती है। जन शिक्षा की शुरुआत भी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में ही होता है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी धर्मों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा प्रणाली में सभी वर्णों, सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार था और जन शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम उठाते हुए बौद्ध काल में प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था मठों और विहारों में की गई थी। और साथ ही साथ जन शिक्षा की बात हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में की गई थी वह जो है पूरी तरह से निःशुल्क हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बौद्ध काल में सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वह बौद्ध शिक्षा प्रणाली से ही है। तो जिस प्रकार बौद्ध काल में सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया था, आधुनिक काल में भी प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा का अधिकार दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी आज शिक्षा के अधिकार के साथ साथ विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो यह भी जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण देन है, जिसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों की जन शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। जो अगली विशेषता है या अगला एक्सेप्टेबल पॉइंट्स है जो ग्रहणीय तत्व वह यह है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा के अवसर हुआ करते थे। अर्थात जो प्रवेश की बात है, प्रवेश स्त्री को और पुरुष को दोनों को मिलता था, दोनों को पबज्जा संस्कार का अधिकार होता था। तो यह जो अधिकार दिया गया है स्त्री शिक्षा के लिए वह सबसे पहली बार या सर्वप्रथम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में ही दिया जाता है। तो स्त्रियों को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मानी जाती है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो बालिकाएं हैं वे किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का जो शुरुआत है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हुआ था। इस बात को हम सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए कि स्त्रियों और पुरुषों की बात किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हुई थी। और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा के अवसर देना बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही बड़ी देन मानी जाती है। अर्थात आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम सभी लोग देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। तो ये जो समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो कहीं न कहीं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देन है, उसी का रिलेवेंस है, उसी का एक्सेप्टेबल फीचर्स है। द नेक्स्ट वन इज अगला जो उपयोगिता है, अगली जो यूटिलिटी है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की आधुनिक कालीन शिक्षा प्रणाली के लिए वह हम कर सकते हैं कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की निरंतरता। ध्यान दीजिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी विद्यार्थियों को, मोरल एजुकेशन एंड नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी हुआ करती थी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ नैतिकता और चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। अर्थात जो विद्यार्थी होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके नैतिक विकास या उनकी नैतिकता और साथ ही उनके कैरेक्टर फॉर्मेशन या चरित्र निर्माण पर बल बौद्ध शिक्षा प्रणाली में दिया जाता था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से सीख लेकर के बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही तरह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को जो है विद्यार्थियों के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए, मानवीय मूल्यों पर आधारित नैतिकता की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो छात्र छात्राएं, उनके अंदर चरित्र निर्माण या कैरेक्टर फॉर्मेशन पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये जो रहा धार्मिक और नैतिक शिक्षा की निरंतरता जैसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बनी हुई थी, उसी के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा, उनकी नैतिक विकास या नैतिकता की शिक्षा और उनके कैरेक्टर फॉर्मेशन या चरित्र निर्माण पर बल आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दिया जा रहा है। और यह सब बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में दक्ष शिक्षा प्रदान नाम का या 10 शिक्षा पद नाम का एक कंसेप्ट था। वह क्या था कि 10 नियम होते थे 10 शिक्षा प्रदान के अंतर्गत। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के 10 शिक्षा प्रदान अर्थात 10 शिक्षा पद आज भी पूर्णतया उपयोगी तथा सार्थक हैं। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के जो 10 शिक्षा पद थे
उनकी उपयोगिता, उनकी सार्थकता आधुनिक काल में भी बनी हुई है। इन 10 आदेशों का विद्यार्थियों द्वारा यदि पालन किया जाए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, तो वर्तमान समय की जो भी समस्याएं हैं, जैसे सांप्रदायिक वातावरण, भ्रष्ट आचरण, मादक पदार्थों का प्रचलन, झूठ बोलना, परनिंदा आदि जो है, ये जितनी भी बुराइयां हैं वह बुराइयां अपने आप में स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, अर्थात स्वतः ही इन बीमारियों का निवारण हो जा सकता है, हो जाएगा यदि जो 10 शिक्षा प्रदान है या 10 शिक्षा पद है उसको हम जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो है उसको एक्सेप्ट करें। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यदि हम उस पर बल देते हैं, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली पर 10 शिक्षा प्रदान पर बल दिया गया था। अगले जो विशेषता है, अगला जो एक्सेप्टेबल फीचर है, दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गिल्ट। ध्यान दीजिए, यदि विद्यार्थी के द्वारा या फिर किसी शिक्षक के द्वारा कोई भी गिल्ट हो जाता, कोई भी दोष हो जाता था, या उनके द्वारा कोई भी जो है गलती कर दी जाती थी, तो वे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में व्यवस्था थी कि वे विद्यार्थी या वे शिक्षक अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, अर्थात आप अपना वे आत्मनिरीक्षण करें, और साथ ही साथ सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन या स्वदोष अनुभूत या सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गिल्ट भी करें, अर्थात जो विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं वे अपना आत्मनिरीक्षण भी करें, और जो उनके द्वारा दोष या गलतियां हो चुकी हैं उनका भी अनुभूत करें, उनको भी अनुभव करने का प्रयास करें, और फिर उसको दूर करने का भी प्रयास करें। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यद्यपि नैतिकता के विकास के लिए 10 शिक्षा पदों की व्यवस्था की गई थी, फिर भी नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मदोष के अनुशासन का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था। तो ध्यान दीजिए, आत्मनिरीक्षण और आत्मदोष, दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गिल्ट, यह भी सभी के लिए अनिवार्य होता था, चाहे वे शिक्षक हों और चाहे वे विद्यार्थी हों या फिर छात्र हों। इसके लिए बौद्ध संघ के द्वारा योग्य शिक्षकों की एक विद्वत सभा का गठन किया जाता था, अर्थात जिस हम आत्मनिरीक्षण या स्वदोष अनुभूत की बात कर रहे हैं, उस आत्मनिरीक्षण व स्वदोष अनुभूत या आत्मदोष अनुभूत के लिए बौद्ध संघों के द्वारा बौद्ध काल में योग्य शिक्षकों का एक विद्वत सभा का गठन किया जाता था, और साथ ही साथ प्रत्येक मास में सामान्यतः 2 बार, एक बार प्रतिपदा के टाइम और दूसरा पूर्णिमा के टाइम, 2 बार प्रतिपदा तथा पूर्णिमा को इस सभा की बैठक आयोजित की जाती थी, अर्थात ये जो विद्वत सभा की बैठक होती थी वह प्रतिपदा और पूर्णिमा को आयोजित की जाती थी, और इसी बैठक में विद्यार्थी या शिक्षकगण जो है अपना आत्मनिरीक्षण करते थे, अपना स्वदेश अनुभूत करते थे। तो इस तरह से आत्मनिरीक्षण और स्वदेश अनुभूत की भी जो कंसेप्ट है, जो प्रेरणा है, वह आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए उपयोगी है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तरह ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी जो विद्वत सभा के द्वारा जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षक हैं वे जो है बैठ कर के अपना स्वदेश अनुभूत कर सकते हैं, अर्थात प्रत्येक भिक्षुक जो है उपस्थित होकर के आत्मनिरीक्षण और स्वदेश अनुभूत के आधार पर अपने अनैतिक आचरण, त्रुटियों, अपराधों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करता था। वैदिक काल में, बौद्ध काल में, तो जिस तरह से बौद्ध काल में प्रत्येक भिक्षुक जो है उपस्थित होकर के अपने अनैतिक आचरण, अपने त्रुटियों और अपने अपराधों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करता था, उसी तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इस तरह की सभाओं का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी और साथ साथ शिक्षक जो है अपने अनैतिक आचरण, अपने गलतियों, अपने त्रुटियों, अपने अपराधों का बोध कर सकें, और अपने जो दोष है वो आत्मदोष, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, और साथ ही साथ जो है वे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकें, अर्थात जो उनके द्वारा त्रुटियां की गई हैं, जो उनके द्वारा अपराध किए गए हैं, जो उनके द्वारा अनैतिक आचरण किए गए हैं, उन सब का वह स्वयं भी आत्मनिरीक्षण करें और स्वदोष अनुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तरह ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इस प्रकार की विद्वत सभा के आयोजन द्वारा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के अनैतिक आचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षकों के द्वारा जो अनैतिक आचरण किया जाता है उस अनैतिक आचरण पर भी हम प्रतिबंध लगा सकते हैं यदि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रियलाइजेशन
की बात की जा रही है उस तरह से किसी प्रकार की विद्युत सभा का आयोजन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी किया जाए। अंत में हम सभी लोग निष्कर्ष या कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि बौद्ध धर्म व गौतम बुद्ध के उपदेश बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, परंतु बौद्ध शिक्षा में निहित जो शांति का गुण है, जो अहिंसा व वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत हैं, जो प्रजातांत्रिक संगठन की प्रवृत्ति है, जो छात्रों अध्यापकों के त्यागपूर्ण जीवन है, वे ऐसे अनेक एलिमेंट्स हैं, ऐसे अनेक तत्व हैं जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी उपयोगी माने जाते हैं। अर्थात बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो शांति, अहिंसा, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत, प्रजातांत्रिक संगठन की प्रवृत्ति, छात्रों अध्यापकों के त्यागपूर्ण जीवन, अनेक ऐसे तत्व हैं जिसको जो है हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित कर सकते हैं, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उससे सीख करके और उसको समाहित करके हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। हमारे आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में रख दी गई थी, परंतु उसका जो पूर्ण ढांचा था, जिसको हम लोग केंद्रीय प्रशासन, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षण या बहु शिक्षा प्रणाली के रूप में वर्तमान में देख रहे हैं, यह सभी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है। अर्थात बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ही सर्वप्रथम जो है संगठन की बात हुई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, उसके पूर्ण ढांचा की बात होती है, केंद्रीय प्रशासन या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, विद्यालय शिक्षा की बात होती है, विद्यार्थियों की क्लासरूम टीचिंग की बात होती है, सामूहिक शिक्षण की बात होती है, बहुशिक्षक प्रणाली की बात होती है। तो ये सारी प्रणालियाँ, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, केंद्रीय प्रशासन, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षण, बहुशिक्षक प्रणाली और आदि जो है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वर्तमान में दिखाई देते हैं, या उस पर जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली रन कर रही है, आगे बढ़ रही है, चल रही है। तो ये सब कुछ जो है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली को देन है। वैभव की चमक दमक, हिंसा से युक्त परिवेश, धन व अधिकार के लालसा तथा घृणा व देशों से परिपूर्ण वर्तमान या आधुनिक जीवन में बौद्ध शिक्षा के तत्व सार्थक योगदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारी है, इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम वैभव पर ज़्यादा बल देते हैं, हम सभी लोग भौतिकता पर ज़्यादा बल देते हैं। तो वैभव की जो चमक दमक है, जो आधुनिक या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो हमारा परिवेश जो है, हर तरफ हिंसा है, हिंसा दिखाई देता है। तो हिंसा से युक्त जो हमारा परिवेश है, धन व अधिकार की लालसा जहाँ पर चारों तरफ विद्यमान है, चारों तरफ एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष का जो माहौल बना हुआ है, ऐसे आधुनिक जीवन में, ऐसे वर्तमान जीवन में जहाँ पर व्यक्ति जो है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता चला जा रहा है, जहाँ पर व्यक्ति की जो लालसा है, वो लालसा, वो लालच, वो तृष्णा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा कर रहा है, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष कर रहा है, ऐसे आधुनिक जीवन में यदि हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो तत्व हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको हम समाहित करें, तो वे सभी हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। आधुनिक जीवन पद्धति में या आधुनिक जीवन में सुधार लाने का प्रयास हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली के जो सार्थक तत्व हैं उनको ऐड करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन में बौद्ध शिक्षा के ये जो तत्व हैं, ये सभी बहुत ही सार्थक हैं, रिलेवेंट हैं। इनका हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है। और जितने भी तत्व हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, उसमें से कई विशेषताएं, अधिकांशतः विशेषताएं ऐसी हैं जो कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए उपयोगी हैं, प्रासंगिक हैं और उनका यदि हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उसके अनुसार हम चलते हैं या उसको हम सम्मिलित करते हैं, तो हमारा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी ढेर सारी समस्याएं या ढेर सारी बुराइयों का निवारण स्वतः हो जाएगा। ढेर सारी ऐसी तत्व हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जिसको लेकर के हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसी के ऊपर विकसित होती है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, महत्वपूर्ण क्लास थी। इस क्लास में हम सभी लोगों ने
महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किया। एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, या व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपाय देता है, क्या प्रासंगिकता है, या व्हाट आर द एक्सेप्टेबल फीचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन, या बौद्ध शिक्षा प्रणाली की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए क्या क्या ग्रहणीय तत्व हैं, या व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, अर्थात आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की क्या देन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से देख पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन बना है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।